नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, अ लिटिल 11 years old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. 1945 की बात है। एक छोटा सा बच्चा जो लगभग 11 साल का है, जर्मन है वो, ठीक है, जर्मनी का है, उसका नाम हेलमट है। वो अपने बेड पे सो रहा था। उसने सुना उसके पेरेंट्स बहुत ही कुछ गंभीर विषय में बात कर रहे हैं आपस में। हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, डेलिबरेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन। उसके पिता जो फिजिशियन या डॉक्टर थे, वो कुछ वार्तालाप कर रहे हैं अपनी वाइफ से, कह रहे हैं कि शायद समय आ चुका है कि उसे या तो सुसाइड कर लेना चाहिए या पूरे ही परिवार को मारना पड़ेगा, यानी कि पूरे ही परिवार को मरना पड़ेगा। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." देखो, उसके पापा क्या कहते हैं कि अब समय आ गया है कि शायद एलाइज जो हैं वो हमारे साथ वो सब करेंगे जो हमने उनके साथ किया, और ज्यू लोगों के साथ जो भी गलत हुआ है उसका बदला लेने के लिए वो लोग हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। The next day, he took Helmut to the woods, where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. देखो, दूसरे ही दिन हेलमट और उसके पापा कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। बहुत ही अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं वहाँ पे और बहुत खुशी से समय बिताते हैं, पुराने बच्चों के गाने गा करके। तो उसके बाद हेलमट के पिता बाद में क्या करते हैं? खुद को अपने ही ऑफिस में गोली मार देते हैं, यानी आत्महत्या कर देते हैं। Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. हेलमट को ये याद था कि उसने अपने पिता की जो खून से लथपथ उसकी यूनिफॉर्म थी उसे जलते हुए देखा था अपने ही परिवार की एक चिमनी में, ठीक है। सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड दैट ही रिएक्टेड हिज बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years. He was afraid that his mother might poison him. ऐसा हुआ कि जब उसने देखा, उसके अंदर इतना बड़ा एक सदमा लग गया, उसे ट्रॉमा हो गया उसको कि भाई उसके पापा की जो बातें सुनी थी या अपनी मम्मा की जो बातें सुनी कि शायद उसे उसके मन में इतना डर बैठ गया, शायद उसकी माँ उसे जहर ना दे दे, इसलिए उसने अगले 9 सालों तक अपने घर में खाना ही नहीं खाया। Although Helmut may not have realized that it meant his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. हेलमट को ये पता ही नहीं था कि उसके पिता एक नाजी थे और उसके हिटलर के वो सपोर्टर रहे थे। मतलब वो सपोर्ट किसको करते थे? हिटलर को, ठीक है। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर्स। बहुत सारे लोग हमें से नाजी लोगों के बारे में जानते हैं या हिटलर के बारे में हमने सुना है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना, कोई भी भयानक चीज़ है, तुम क्या हिटलर हो, इतना मारोगे, इतना पीटोगे, इतनी बर्बरता अच्छी नहीं होती। ये हिटलर की रियल पिक्चर है, ठीक है। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. देखो, हिटलर का एक सपना था कि वो जर्मनी को सबसे ताकतवर बनाना चाहता था और साथ में पूरे ही यूरोप को जीतना भी चाहता था। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज। आपने शायद सुना भी होगा कि उसने बहुत सारे यहूदी लोगों को मारा था, ठीक है। यहूदी यानी ज्यू जो लोग थे उनको मारा था। बट नाजिज्म वॉज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट्स। देखो, नाजिज्म सिर्फ एक दो छोटे मोटे कामों के साथ जुड़ा नहीं हुआ था। इट वॉज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम था। जिस तरह से होता है ना डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, इसी तरह से नाजिज्म भी एक जर्मनी की आइडियोलॉजी के रूप में काम कर रहा था उस हिटलर के दौर में। अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, ये एक ढांचा था विचारों का जो विश्व और वहाँ के जो राजनीतिक तौर तरीके थे उनके बारे में बात करता था, कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। चलिए हम कोशिश करते हैं और समझते हैं कि नाजिज्म था क्या बेसिकली। Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. देखो, हमें ये देखना है कि हेलमट के पिता ने खुद को क्यों मारा और उसके डर के पीछे की वजह क्या थी। इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। देखो, अब जब 1945 की बात हो रही है तो मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत की बात हो रही है। एलाइज जो हैं दो ग्रुप्स थे, एक सेंट्रल पावर थे, सेंट्रल, और दूसरा कौन था? एलाइज, ठीक है। ये एलाइज और सेंट्रल एक दूसरे के ऑपोजिट ग्रुप्स थे। अब इनको सरेंडर करते हैं कौन? सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी भी आता था। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर वाज हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर Goebbels and his entire family committed suicide collectively and his Berlin bunker in April. ऐसा था कि
अब जैसे ही एलाइड लोगों ने उसके ऊपर कुछ सैंक्शन लगानी थी, उसके ऊपर रोक लगनी थी, वो जो ग्रुप था जो इसके अगेंस्ट था, इसमें उसे अंदाजा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। अब हो सकता है हिटलर को सजा दी जाए, और वो दी जानी थी क्योंकि उसने बहुत बर्बरता से लोगों को मारा था। उसके मिनिस्टर ने, उसके पूरे परिवार ने एक बंकर में जाके क्या किया था, खुद को मार दिया था, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर दी थी अप्रैल में। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace। देखो, जब युद्ध खत्म हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेट किया गया न्यूरमबर्ग में, ठीक है। वहां पर प्रोसिक्यूट करना था किसको, नाजी, जितने भी वॉर क्रिमिनल थे, जितने लोग नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे और वॉर में जितने भी क्रिमिनल थे, उन सबको क्या करना था, वहां से प्रोसिक्यूशन होना था, उनका इनके ऊपर केस होना था। अब और उन्होंने विश्व शांति को भंग करने का उनके ऊपर इल्जाम भी लगाया गया था, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये इल्जाम किस वजह से लगा था, क्योंकि उन्होंने युद्ध में जो अत्याचार किए थे और इंसानियत के खिलाफ जो काम किए थे। देखो, अब उनने ज्यूज को मारा, आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। उनने बहुत सारे लोगों को मारा, क्यों मारा, बेवजह, कि वो उनको बिलोंग नहीं करते, उनकी जैसे नहीं है, वो जर्मन नहीं है, इस वजह से मारना है उनको, तो ये तो बहुत गलत था। यहाँ पे एलाइज, हमने जो ग्रुप पढ़ा था ना, एलाइज पावर वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। इस ग्रुप के लीडर कौन थे, यूके और फ्रांस थे। इन 1941 में उन्हें कौन ज्वाइन करता है, यूएसएसआर एंड यूएसए। ये चार लोग मिलकर एलाइज बना देते हैं। दूसरी तरफ से आप देखोगे, दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर। अब एक्सिस पावर्स आ जाती हैं, जो सेंट्रल पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्हीं को एक्सिस पावर का नाम दिया जाता है, जैसे जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। तो ये आपस में भिड़ जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। Germany conducted during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation. What were these acts? देखो, ज्यादातर उन एक्शंस को लिया गया हाथों हाथ कि वो इंसानियत के खिलाफ जो काम किए थे, उन्होंने बहुत सारे एथिकल, यानी कि जो नैतिक तरीके से कार्य करने का एक शैली होती है, काम करने का तरीका होता है, उसके खिलाफ जाकर, मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है, हिटलर का जो था, काफी बुरे तरीके से उनका उसके खिलाफ बोला जा रहा था कि वो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये काम थे क्या, बेसिकली हिटलर ने किया क्या था ऐसा। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में जर्मनी ने जीनोसाइडल वॉर किया, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को खत्म कर देना, उसकी क्लेंजिंग कर देना, नरसंहार जिसको बोल सकते हैं, उस तरह का उन्होंने तरीका अपनाया अपने देश में, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप। तो इस वजह से बहुत सारे बिना किसी कसूर के आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया जो यूरोप के थे, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज। कितने लोग मारे गए थे, लगभग 6 मिलियन जो थे उसमें ज्यू थे, और इसमें 200,000 जो थे गिप्सीज थे। ये अलग अलग एथनिसिटीज को बिलोंग करते थे, जैसे हमारे देश में होते हैं अलग अलग सिख, हिंदू, मुस्लिम्स एंड सारे बाकी वाले, इसी तरह से वहां पे जिप्सीज और कौन थे, ज्यूज थे। 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, पोलैंड को बिलोंग करने वाले सिविलियन को पोलिश बोलते थे, इतने लोगों को मारा गया। 70,000 जर्मन हु वर कंसीडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। और देखो, लगभग 70,000 जर्मन लोग भी थे इसमें, जर्मन जिनको माना जाता था कि किसी काम के है नहीं, वो दिमाग से या फिर शरीर से विकलांग हैं वो, ठीक है। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, यानी कि जो राजनीतिक उनके विद्रोही थे, उनको भी मारा गया। अब सोचो, इतने लोगों को मारा, तो क्या ये अच्छा काम था या इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ काम था क्या। नाजीज devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like ऑशविच, ठीक है। ऐसी ऐसी जगहों में उन्होंने सेंटर बना के रखे थे, वो मारते बड़े बुरे तरीके से। कैसे मारते थे, अलग अलग जगहों पे उन्होंने गैसेस छोड़ते थे, वो सेंटर्स बनाए होते थे जहाँ पे उन लोगों के ऊपर गैस, पॉइजनस गैसेस छोड़ते थे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और जगह कहाँ कहाँ थी, देखो, जैसे ऑशविच में एक सेंटर था, न्यूरमबर्ग में ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। यहाँ पे लगभग जो लीडिंग नाजीज थे ना, नाजी लोग जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, मार रहे थे लोगों को, उनमें से लगभग 11 लोगों को मारा गया था ट्रिब्यूनल में, ठीक है। मेनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, बहुत सारों को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। द retribution did come, yet the punishment of Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh as defeated Germany as they had been after the First World War. देखो, जिन लोगों को मारा गया था, जिनके साथ अत्याचार हुआ था, उनमें से कुछ नाजीज को अगर पनिशमेंट मिली थी, तो इससे तो वो पूरी संतुष्टि नहीं हो पाती थी कि कितने लोगों को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा था। इसलिए बदले की भावना लेकर के नाजी लोगों को जो पनिशमेंट मिलनी थी, उनकी जो ब्रुटैलिटी थी, उन्होंने जो क्राइम किए थे, उसके लिए एलाइज
जो पावर थी वो सामने आती है. The Allies did not want to be harsh to defeated Germany as they had been far after the First World War. देखो Allies पावर जो थी ना, वो लोग ज़्यादा सख्ती नहीं बरतना चाहते थे जर्मनी के साथ, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ हुआ था, क्योंकि हिटलर के अंदर गुस्सा था दुनिया के सब देशों के खिलाफ, क्योंकि हिटलर ने देखा था कि जर्मनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगी थी, रुकावटें डाली गई थी, जिस वजह से जर्मनी तरक्की नहीं कर पा रहा था. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War. हर इंसान को ये समझ में आ रहा था कि जो नाजी जर्मनी जो था वो किस वजह से हुआ था, जो पुराने समय में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो था उनका हालात हुई थी, उस वजह से नाजिज्म का एक शुरुआत होती है. गुस्से की वजह से जो हिटलर था उसने ये सब कार्य किए थे लोगों को मारने के, जो उन्हें पसंद नहीं थे. व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस था क्या? अब जीनोसाइडल आपको शब्द दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका मीनिंग किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. ठीक है, बहुत सारे लोगों को मारना जिससे बहुत सारे लोगों की तबाही हो जाए. अब बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक. वाइमार रिपब्लिक का जन्म कैसे होता है? Germany, a powerful empire in the early year of 20th century, fought the First World War 1914 to 18 alongside the Austrian Empire and against the allies England, France and Russia. ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के जर्मनी ने युद्ध किया था. ठीक है, किसके खिलाफ? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ, और वहां वो हार गए. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. तो सबने बड़े ही जोश से जो है वॉर में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनको लगता था कि उन्हें बहुत अच्छा जीत मिल जाएगी इसमें. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. उनको ये पता नहीं था उस समय कि ये छोटे से 3-4 या 6-7 देशों की लड़ाई जो है पूरे ही विश्व को अपने चपेट में ले लेगी, और पूरी तरह से जो रिसोर्सेज थे वो भी बर्बाद हो जाएंगे. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जब युद्ध हुआ ना, तब जर्मनी को शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम मिल गया. However, the Allies strengthened by the US entry in 1917 wound defeating Germany and the Central Power in November 1918. जैसे US ने एंट्री मारी तो 1917 के बाद जो है जर्मनी को हार मिलती है, और सेंट्रल पावर्स जो हैं जितनी भी थी वो सब समाप्त हो चुकी थी, वो हार गए थे 1918 में. The defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. देखो, इंपीरियल जर्मनी जो था, यानी कि वहां पे एम्पायर हुआ करता था, राजा हुआ करते थे, और राजा ने क्या किया था? त्याग दिया, अपना थ्रोन जो है उन्हें त्याग दिया, जिससे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट की वहां पे आ जाती है, और जर्मन में लोगों को नए तरीके से जो वहां का राजनीतिक व्यवस्था थी उसे बनाने का मौका मिल जाता है. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. अब एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है जो कहाँ मिलती है? वाइमार जगह का नाम है, वहां पे मिलते हैं ये लोग. वहां पे उन्होंने एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक संविधान के तैयार किया, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, यानी कि जो पावर्स थी, जो काम थे वो विभाजित किए गए. जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में भी क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर ही है ना. तो स्टेट में कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ सेंटर के पास पावर्स हैं, कुछ लोकल बॉडीज के पास पावर्स है, तो इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं. तो इस तरह से उनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी विभाजन किया पावर्स का. डेप्यूटीज were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adult including women. देखो, डेप्यूटीज यानी कि वहां पे जो भी लोग मिनिस्टर्स वगैरह थे वो सब इलेक्ट किए गए. ठीक है, उन मंत्रियों को किसने इलेक्ट किया? जर्मन पार्लियामेंट में इलेक्ट करके लाया गया. उसका नाम क्या था पार्लियामेंट का? रेइchstag नाम दिया गया पार्लियामेंट को. ठीक है, तो इक्वल यूनिवर्सल वोट्स के बेसिस पे उन्होंने वोट दिया, जिसमें एडल्ट जितने भी थे, चाहे आदमी चाहे औरतें, सब ने मिलकर वोट दिया और असेंबली को चुना. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल. जो ये गणतंत्र था, इसको वहां के लोगों ने अच्छे से अपनाया नहीं. ठीक है, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ज्यादातर परेशानी क्या थी? क्यों किया था ऐसा लोगों ने? क्योंकि बहुत सारी कंडीशन लगा दी गई थी जीतने वाले लोगों ने. किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर बहुत सारी बंदिशें लग गई थी, और लोगों को ये चीजें अपनानी नहीं थी, ये चीज पकड़ने को तैयार नहीं थे लोग जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद. तो अब क्या होता है? द पीस ट्रीटी एक्ट वर्सलीज विद द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. तो देखो, जो वर्सलीज में ट्रीटी होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें हारे हुए लोगों के ऊपर काफी ज्यादा फाइन वगैरह डाले गए, जिस वजह से ये ह्यूमिलेटिंग फील हुआ किसको? जर्मनी को, और बहुत सारे उनके जो साथी थे उनको भी, और वो लोग ये चीज मानने को तैयार नहीं थे. अब देखो, हम मैप देख लेते हैं थोड़ा सा. ये है हमारा जर्मनी. ठीक है, ये उस समय का जर्मनी. इधर क्या है?
राइनलैंड है, ये आगे शब्द आएंगे। इस मैप को बहुत अच्छे से देख लेना है कि कहाँ पे पोलैंड ये ईस्ट वाली साइड है, कहाँ पे अलग अलग जगह देख लेनी है हमने, ठीक है। मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। हालांकि अगर आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक पास में रख के पढ़ोगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए चीजें। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% of its territory, 75% of its iron and 26% of its coal to France, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। देखो मैंने अभी बोला था ना इन जगहों के नाम आएंगे, तो आपने मैप में ऊपर देखा लिथुआनिया किधर है, डेनमार्क किधर है और साथ में फ्रांस एंड पोलैंड किधर है। ये हम देखते हैं ऊपर, ये है हमारा डेनमार्क, ठीक है, ये है हमारा पोलैंड, ये है हमारा लिथुआनिया और क्या था, ये है हमारा फ्रांस, ये है हमारा राइनलैंड, ठीक है। यहाँ ये जर्मनी है ना, तो जर्मनी के साथ अब देखो क्या किया इन्होंने, बहुत सारा जर्मनी को क्या क्या खोना पड़ा था। उसकी कॉलोनीज जो उसने दूसरी दूसरी जगहों पे अपनी सत्ता बनाई थी वो खोनी पड़ी उसे। उसकी लगभग 10% लोग उसके खत कम हो गए। 13% उसकी जो जगह थी वो सारी वो चली गई। और 75% जो उसका था आयरन मतलब लोहे की जो उसकी माइंस थी वो भी चली गई। 26% उसके जो कोल था, कोल के रिसोर्सेज थे वो भी उसे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा उसे, ठीक है। द एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, एलाइड पावर ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, यानी कि उसकी मिलिट्री छीन ली, आर्मी छीन ली, ताकि वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। अगर उसके पास मिलिट्री नहीं है तो वो युद्ध नहीं कर सकता, इस वजह से वो कमजोर हो जाएगा। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी responsible for the war and damages the allied countries suffered। एक क्लॉज बनाया गया था, ठीक है, वॉर गिल्ट क्लॉज नाम दिया गया उसको, जो जो ये कहता है कि जर्मनी जिम्मेदार था पूरे युद्ध का, और उसके बाद जितनी भी बर्बादी हुई, जितनी भी विनाश हुआ, उसका कारण भी खुद कौन है, जर्मनी ही है, ठीक है। जिससे क्या है, अलाइड पावर जो है, जो बाकी दूसरा ग्रुप है जर्मनी के अगेंस्ट, जो ग्रुप है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, उन्होंने जो भी परेशानी झेली बिकॉज ऑफ जर्मनी ही था। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 billion pounds। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। देखो अब जर्मनी को कंपनसेशन कितना देना था, यानी फाइन, एक तरह से जैसे स्कूल में अगर बच्चा कोई शरारत करता है ना, उसे कहा जाता है या कुछ भी उसने गलत किया है या चुतियां बहुत ज्यादा मारी तो फाइन लग जाता है उसके ऊपर, तो इसी तरह से जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन पाउंड का जो है फाइन लग जाता है। तो एलाइज आर्मी जो थी, आर्मीज ने क्या किया था, जितना भी रिसोर्स रिच राइनलैंड था उसमें काफी ज्यादा मिनरल वगैरह थे, वो ऑक्यूपाई अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस वजह से जो वाइमार रिपब्लिक को वहाँ जर्मन जो जितने भी लोग थे मानते थे जिम्मेदार कि भाई इन्हीं की वजह से ये सब हुआ, हमारा सारा रिसोर्सेज चले गए, सब कुछ चला गया, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वो ये भी मानते थे कि वर्सलिस की जो ट्रीटी थी उसकी शर्तें मानने की जिम्मेदारी भी किसकी है, रिपब्लिक गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, जिस वजह से वहां पे उनका बदनामी बेइज्जती भी हुई थी, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, अब वॉर के क्या असर हुए। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। देखो युद्ध के बहुत बुरे परिणाम देखने को मिले, जो साइकोलॉजिकल भी थे और दूसरी तरफ से फाइनेंशियली यानी कि पैसे के हिसाब से भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा जर्मनी को। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेटर्स, एक महाद्वीप था यूरोप जो लोगों को देने में विश्वास मतलब देते थे, वो दिया करते थे, अपने पैसा दिया करते थे, उधार दिया करते थे, लेकिन अब वो मजबूर थे, डेटर बन चुके थे वो, यानी कि कर्जदार बन चुके थे लोगों के। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of old empire। देखो वाइमार रिपब्लिक जो बना वो कब बना, विश्व युद्ध के बाद बना। उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें उन पापों की सजा झेलनी पड़ी जो उनसे पहले के राजा ने किए थे, यानी विश्व युद्ध से पहले जो भी वहां पे राजा थे। The republic carried the burden of war, guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। देखो अब रिपब्लिक को क्या करना था, जो गणतंत्र जर्मनी का था उनके ऊपर क्या थोप दिया गया था, जो वॉर गिल्ट क्लॉज था उसकी जो सारी शर्तें थी वो थोप दी गई थी, और ह्यूमिलेशन यानी कि उनको काफी ज्यादा बदनामी, काफी ज्यादा जो है तिरस्कार सहना पड़ा था, जिसके बाद अब वो फाइनेंशियली भी उसे खत्म कर दिया गया था, ठीक है। बहुत सारी कंपनसेशन उससे मांगी जाती थी, फाइन मांगा जाता था, जिस वजह से अब पैसा भी नहीं बचा था जर्मनी में। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and Democrats, जो लोग वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे यानी उसका समर्थन करते थे, उसमें कौन आता था, सोशलिस्ट आते थे, समाजवादी, कैथोलिक्स जो थे, कट्टर ईसाई जो थे, और साथ में जो प्रजातंत्र के लोग थे वो सब जो थे became easy targets of attacks in the conservative nationalist circles।
तो इन लोगों को वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले सबके ऊपर क्या होता था, अक्सर अटैक किया जाता था और इन्हें मारने की कोशिश की जाती थी। देवर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और उन्हें बड़े मजाक से कहा जाता था कि ये कौन है, नवंबर क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, नवंबर में जो क्राइम हुए उसके क्रिमिनल्स यही हैं। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वेल एज soon see as we will sorry this mindset has a major impact on the political development of the early 1930s as we will soon see। तो जो ये माइंडसेट था ना, जो इतना कुछ लोगों को झेलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसका जो असर है 1930s में हमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilian. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. ऐसा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था यूरोप के समाज पे और वहाँ की राजनीति पे। ठीक है, जो सोल्जर्स थे वो सिविलियन के ऊपर रखे जाते थे, यानी कि उनका एक पदवी बन चुकी थी। और पॉलिटिशियंस साथ में जो पब्लिसिस्ट थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जोर किस पे डालते थे कि ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें गुस्सा हो, जो मजबूत हो, काफी ताकतवर लोगों की जरूरत थी उन्हें। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, मीडिया जो था वहाँ का उस समय का, वो काफी ज्यादा बहुत प्रशंसा करते थे किसकी, ट्रेंच लाइफ, यानी खाई में जो लोग रहते थे। अक्सर सोल्जर्स को खाइयों में रखा जाता था, यहाँ वहाँ पे रह के वो छुप करके अटैक किया करते थे। तो उस जिंदगी को, उस जीवन को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था कि बहुत अच्छा जीवन है, हालांकि ऐसा था नहीं। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीस ट्रेंचेस। सच तो ये था कि जो सिपाही होते थे उनकी जीवन जो था एस इन ट्रेंचेस में, इन खाइयों में बहुत बुरे तरीके से बीतता था। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग द कॉर्प्सेस, और उनके खूब सारे चूहे आसपास में, ठीक है, उनके अनाज को खा रहे हैं या कुछ, वो काफी ज्यादा उनकी लाइफ जो थी अच्छी नहीं थी। वहां पे स्वच्छता का बहुत अभाव था। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। उनको काफी जो जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता था, जो दुश्मन लोग अक्सर जो है शेलिंग यानी कि बम्बार्डिंग में फेंकते थे या अक्सर फेंका करते थे वो लोग, तो जिससे उनकी जो है उनके रैंक्स भी रिड्यूस हो रहे थे और लाइफ तो जाने के तो पूरी तरह से चांसेस होते ही थे। तो एग्रेसिव वॉज प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर व्हाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। अब देखो, रिपब्लिक वाले लोगों का साथ देने को तैयार नहीं थे लोग, क्योंकि उनको लगता था कि ये कमजोर हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से जो लोग एग्रेसिव, गुस्से वाले थे, यानी कि जो लोग प्रोपेगेंडा यानी प्रचार वगैरह करते थे और अपने देश को वापस इज्जत देने की बात करते थे, ऐसे जो लोग कंजर्वेटिव थे और जो डिक्टेटरशिप को मानने वाले लोग थे, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी हो, तानाशाह हो, जो पूरी तरह से जर्मनी को वापस इज्जत दिला सके, ऐसे लोगों को लोग मानने शुरू हो गए। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। जो लोकतंत्र था ये एक छोटा, नया और बहुत ही नाजुक सा विचार था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप। तो वहां पे डेमोक्रेसी का टिकना इतना आसान नहीं था, नहीं टिक पाई, क्योंकि वहां वॉर का दौर चल रहा था। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात करती है, लोगों के भले की बात करती है, तो भला तो वहां पे था ही कुछ नहीं, क्योंकि युद्ध था और युद्ध में क्या है, लोगों को मारना काटना और कुछ भी नहीं। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब पॉलिटिकल जो राजनीति में उग्रवाद जैसे आ जाता है, और साथ में क्या होता है कि जो आर्थिक तंगी होना, आर्थिक परेशानियां शुरू हुई थी, वो क्या थी वो देखते हैं। द बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. Soviets of workers and sailors were established. देखो, अब जो नया वाइमार रिपब्लिक का जो है जन्म होता है, उसके साथ साथ क्या हो गया, जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग थी, यानी कि जो लोगों में क्रांतिकारी विचार थे वो भी बढ़ रहे थे। जैसे कि अब बोल्शेविक रशिया में थे ना, उसी पैटर्न पे लोग वहां पे क्रांतिकारी हो रहे थे, रशियन रेवोल्यूशन के पैटर्न पे ही। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड। देखो, ग्रुप्स बनाए गए, किसके, काम जो मजदूर लोग थे, जो लोग नाविक हुआ करते थे, उन लोगों के ग्रुप्स बनाए गए। अब कितने लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए, ये रेडिकल ग्रुप की एक रैली थी स्पार्टिस्ट लीग में, ठीक है। इन मेनी सिटीज द पोलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। अब बहुत सारे जो एरियाज में डिमांड ये हो रही थी, बर्लिन में ये डिमांड लोग इकट्ठे होकर कर रहे थे कि भाई हमें कैसा चाहिए, जैसे सोवियत में हुआ था, जैसे यूएसएसआर में रेडिकल ग्रुप हुए थे, जिनकी वजह से जो है उन लोगों को नया राजतंत्र मिला वहां पे, ठीक है। अब देखो, नए वर्ड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग ये वाले। देन है नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, those opposed to this such as the socialist democrats and catholics met in Weimar to give shape to the democratic republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veteran organization called Free Corps. देखो, जो लोग ये चीज को नहीं मानते थे कि भाई हमें ऐसा रेवोल्यूशनरी ग्रुप नहीं चाहिए, कुछ डेमोक्रेट्स थे उसमें, कुछ कंजर्वेटिव लोग थे, कुछ सोशलिस्ट थे, ये लोग मिलते हैं और
क्या आपस में बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को से मिलके बात करते हैं जिनका नाम फ्री कॉर्प्स था, उनकी मदद से ये आइडियोलॉजी को दबाने में वो कामयाब हो जाते हैं, वो दबाने की कोशिश पूरी करते हैं। द एंग्विश्ड स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब ये जो स्पार्टिस्ट लोग थे ना, जो चाहते थे रेवोल्यूशन हो, इन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी तैयार कर दी जब इनकी बात नहीं मानी गई। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionary and militant nationalists craved for radical solution। देखो ऐसा हुआ कि जब अब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो है अब से क्या शुरू हो गए थे, अब एक किसी आपस में वो हो गए थे, दुश्मन बन चुके थे, जो कभी भी एक एक मंच पे आके समझौते को तैयार नहीं थे। एक तो हिटलर की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे और एक उसके साथ थे, तो दोनों मिल नहीं सकते थे कभी, पर चाहते दोनों ही एक रेवोल्यूशनरी, एक बहुत बड़े तरीके से जो थे, तुरंत जो सोल्यूशन मिले ताकि जर्मनी जो है रिकवर कर पाए अपनी बुरी स्थिति से। दोनों ही चाहते थे ये। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। जब आर्थिक तंगी आती है जर्मनी में, तब जो है पॉलिटिकल राजनीतिक जो उग्रवाद की शुरुआत होती है वहां पे। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन एंड हैड टू पे वॉर रेपरेशंस इन गोल्ड। देखो जर्मनी को क्या करना पड़ा था, बहुत सारे लोन्स देने पड़ते, क्योंकि उनको क्या करना था, वो उनको जो कंपनसेशन था उसको पे करना पड़ता था, और उसके बाद उसको वो गोल्ड में देना पड़ता था। ठीक है, अब ये क्या है, दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स। अब जिस वजह से अब वो गोल्ड में दे रहे थे, कर्जा अपना चुकाने की कोशिश कर रहे थे, जिन जिन से उन्होंने कर्जा लिया था उनको वो गोल्ड में दे रहे थे, और गोल्ड के जो जितने भी रिजर्व थे उनके वो खत्म हो रहे थे, धीरे धीरे उनकी भी तंगी होना शुरू हुई। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूअर। To claim their coal, Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly। अब देखो ऐसा हो गया कि जर्मनी ने 1923 में फ्रांस को जो लोन पे करना है उसे पे करने से मना कर दिया, जिसके बदले में क्या कर दिया फ्रांस ने, उनका एक इंडस्ट्रियल एरिया था जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी वहां पे, उसे अपने अंडर करने की कोशिश की। ठीक है, दूसरी तरफ से अब जो कोल एरिया था जो फ्रांस ने अपने अंडर किया था, जर्मनी ने उसे अपने अंडर लेने के लिए दोबारा से पैसिव रेजिस्टेंस शुरू कर दिया था। ठीक है, और पेपर का जो पैसे थे, यानी कि कागज वाले पैसे, जो मनी थी ना, जैसे हमारे यहाँ होता है कागज के रुपए, उस तरह से करेंसी उन्होंने छापी। ठीक है, विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। अब जर्मन का मार्क जो था, यानी पैसे का, उनका जो था वो उनकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने खूब सारा पैसा प्रिंट कर दिया उन्होंने। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। अब उनका जो यूएस का डॉलर था अप्रैल में 24,000 मार्क्स के बराबर एक डॉलर हुआ करता था। आप खुद सोचो कि या मान लो कि अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें, हम रुपीस में समझने की कोशिश करें, तो यूएस का डॉलर एक होगा तो हमारे कितने हो गए, 24,000। ठीक है, 24,000 रुपीज। तो इसी तरह यही हुआ उनका मार्क, उनका रुपी था। इन जुलाई 353,000 marks, in August 4,621,000 marks, and at 98,860,000 marks by December। इतना प्राइस कम हो गया, यानी कि आपके पास ढेरों के ढेरों पैसे भी होंगे ना, कोई काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन। अब ट्रिलियन की तरफ चला गया था, कि कितना कम हो गया, यानी कि एक रुपया अगर यूएसए का है तो इतना मार्क चाहिए उनको उसको इक्वल करने के लिए। ठीक है, उसके बराबर करने के लिए इतने पैसे चाहिए थे उनको अपने। As the value of the mark collapsed, prices of goods soared, and the image of German carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy। क्या हुआ कि जब आपने ये देखा कि कितनी करेंसी जो है कम हो गई थी, उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी, ऐसे में अगर उनको कुछ एक, यानी आपको ब्रेड का पैकेट खरीदना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, खूब सारा एक बंडल, बहुत बड़ा एक, मतलब पूरा एक लोड करके बैलगाड़ी लेके जानी पड़ेगी, उसमें उससे आपको मसा ही एक ब्रेड मिलेगा। अब उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने पूरे यूरोप में पुकारना शुरू कर दिया सिंपैथी, हमदर्दी के लिए अपने लिए, कि भाई थोड़ी तो दया दिखाओ, इतना बुरा हाल हो गया है हमारे देश का। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन, a situation when prices rise phenomenally high। इस सिचुएशन को कहा जाता है, एक इकोनॉमिक टर्म है जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाना, महंगाई हो जाना, जो हमारे कंट्रोल में ही ना रहे, जिसमें आप इकोनॉमी को कोलैप्स, यानी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इवेंचुअली द Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davos Plan, which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germany।
अब जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया था, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, जर्मनी तबाही की कगार पे खड़ा हो गया था। ऐसे में अमेरिका एंटर करता है, जिसने दावोस प्लान लाया। वहाँ पे दावोस नाम का एक प्लान बनाया, जिसके तहत क्या होना था, उनने दोबारा से जो है अब फाइनेंशियल बर्डन जो जर्मनी का है उसे कम करने के लिए टर्म्स में थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करी। ठीक है। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का समय जो था उसमें क्या हुआ, बेसिकली द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। 1924 से 1928 तक थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आती है, कहाँ, जर्मनी में। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। लेकिन ये स्टेबिलिटी, ये जो ठहराव था ना, ये ऐसा था जैसे मानो कि एक रेत का घर बनाया हो, रेत के ऊपर कोई चीज टिका दी है, रेत कभी टिकता नहीं। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरीज वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब जितना भी जर्मन का इन्वेस्टमेंट था, जितना भी उन्होंने लगाया था पैसा, और जितने भी इंडस्ट्री का जो जितना उद्योग का उन्होंने रिकवरी की थी, वो सब किस पे था डिपेंड, कि शॉर्ट टर्म लोन्स पे। क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आपको जल्दी ही अपना जो लोन है रिकवर वापस देना है। लार्जली फ्रॉम यूएसए। और लिया कहाँ से था उन्होंने लोन? यूएसए से। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। ये केस क्या हुआ था, बेसिकली ये हुआ था यूएसए में। 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, बहुत ही आर्थिक तंगी हो गई यूएसए में, जिस वजह से ये जो उन्होंने अमेरिका वालों ने मदद की थी जर्मन लोगों की, वो भी खत्म हो गई। अब उनकी खुद की इकॉनमी खत्म हो गई, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। फेयरिंग अ फॉल इन प्राइसेस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। अब लोगों के मन में डर था कि पैसे बहुत जल्दी जो है कीमतें कम हो जाएंगी, जिस वजह से उन्हें जल्दी जल्दी अपने शेयर जो है बेचने की कोशिश की थी। कहाँ पे? ये यूएसए की बात, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की बात हो रही है जो। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एक ही दिन में लगभग 13 मिलियन शेयर को बेच दिया गया था। 24 अक्टूबर का दिन था। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये शुरुआत थी इकोनॉमिक डिप्रेशन की। ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स बिटवीन 1929 एंड 1932 अ नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। अब यूएसए की उस समय जो इनकम होती थी उसका आधा हो चुकी थी लगभग इन 3 सालों के बीच में। ठीक है। फैक्ट्रीज शट डाउन एंड exports fell, farmers were badly hit and स्पेक्यूलेटर्स withdrew their money from the market। देखो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट रुक गए थे, कम हो गए थे। उसके बाद जो है किसान जो थे बुरी तरीके से उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा, और जितने लोग जो आशावादी लोग होते हैं अक्सर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्होंने भी पैसा लगाना बंद कर दिया। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और यूएस की इकोनॉमी में जब इतना बड़ा प्रभाव हुआ तो पूरे ही दुनिया में इसका असर देखने को मिला, क्योंकि यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल देश था। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। और जर्मनी जो था यूएसए की मदद से उभरने की कोशिश कर रहा था, तो यूएसए ही खुद डूब गया, तो अब इस वजह से जर्मनी और भी बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। अब 1932 के समय आते आते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो कम हो गया था लगभग 40%। ठीक है। जो 1929 में था उसका लगभग 40% रह गया था। जो वर्कर्स थे उनके काम खत्म हो चुके थे, और जो पैसा उनको मिलता था वो भी उनको कम मिलने लगा था। द नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी। यू कुड सी men with placards around their necks saying willing to go anywhere to do any work। देखो इतनी परेशानी हुई लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि उनके पास रोजगार नहीं था। इतने बुरे तरीके से लगभग 6 मिलियन लोग जो थे बेरोजगार हो चुके थे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो लोग क्या कर रहे थे जर्मनी में, जो थे तख्तियां सुना होगा अगर आपने, तो ऐसा होता है वुडन होती है ये, इस तरह से इसके ऊपर एक डंडी सी लगी होती है, तो ये हो गई तख्तियां जिसपे लिखा जाता है। तो ये लिख के रखते थे कि भाई कोई भी काम हमें दे दो, हम करने को तैयार है। तख्तियां लेकर के घूमते थे, बोल बोल के इतना थक चुके थे। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। अब जो बेरोजगार नवयुवक थे तो वो लोग क्या करते थे, या तो फिर वो ताश पत्ते खेलते थे, या फिर क्या करते थे सिटीज के जो कॉर्नर, जहाँ पे गलियों के कॉर्नर होते हैं वहां पे जाके बैठ जाया करते थे, और डेस्परेटली क्विड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। या फिर बहुत ही एक होता है ना आशावादी तरीके से, या एक बहुत ही कहते हैं ना मन से, जिसको जी जान से खड़े हो जाते थे लाइनों में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था कि कहीं ना कोई तो नौकरी मिल जाए। एज जॉब डिसअपियर्ड, कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जॉब्स तो जैसे मानो खत्म ही हो चुके थे। द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। अब जब काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो नवयुवक ज्यादातर क्या थे, क्रिमिनल बन चुके थे, यानी कि वो मारकाट या फिर क्राइम्स करना, बुरे काम करना, इसमें संलिप्त होने लगे थे लोग बेकारी की वजह से। और ज्यादातर निराशा छा गई थी हर जगह पे। आप हर इंसान को निराशा से भरे जीवन का यापन करते हुए देख सकते थे वहां पे। अभी देखो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है द नेम ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। यूएसए में स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट होती है ना, जो वो स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा यूएसए का था, जो 1929 में खत्म हो चुका था एकदम। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, स्मॉल बिजनेसमैन, यहाँ द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined देयर। देखो छोटे छोटे जो बिजनेस शुरू करते थे ना लोग, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे, क्योंकि उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फेयर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इंसान बहुत ही बुरी गरीबी में चले जाना। उन लोगों को, जो ये सेक्शन थी मिडिल क्लास लोग थे, उनको लग रहा था कि अब उनकी हालत इतनी बुरी हो जाने वाली है कि वहां से उनको क्या है, खाने को भी मुश्किल हो जाएगा कोई चीज जुगाड़ना, ठीक है। एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास। तो उनको लगता था कि वर्किंग क्लास की रैंक में चले जाएंगे, अब वो लोग मिडिल क्लास थे, वहां से काफी नीचे चले जाएंगे। उनके अंदर एक ये था, एंजाइटी होना शुरू हो गया था, और वर्स्ट या हो सकता है इससे भी बुरी हालत हो जाए, ठीक है। द अनएम्प्लॉयड, या फिर काम ही ना मिले। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। अब कुछ लोग जो जिनके पास काम था, वही लोग थोड़ा बहुत मैनेज करने की हालत में थे। बाकी जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को बार्गेनिंग, यानी कि जैसे होता है ना कि मोल भाव करने की, इंसान सोचता है या मोल भाव करता है, वो सब तो खत्म ही हो चुका था, क्योंकि बेरोजगारी ही इतनी ज्यादा थी। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस। बड़े बड़े बिजनेसेस जो थे उनमें भी काफी ज्यादा तंगी आ चुकी थी। The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in the agricultural prices, and women, unable to fill their children's stomachs, were filled with a sense of deep despair. बहुत ज़्यादा जो किसान थे उन्हें भी बहुत प्रभाव देखने को मिला। जो खेती बाड़ी में वो जो उगाते थे, वो सबकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। औरतें जब अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाती थी, तो उन्हें खाना पेट भर ना देने की वजह से उनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा निराशा छा रही थी। पोलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। अब जो राजनीतिक तरीके से भी काफ़ी नाजुक स्थिति हो चुकी थी वेमार रिपब्लिक जर्मनी की। The Weimar Constitution had some inherent defects, which made it unstable and vulnerable to dictatorship. देखो जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, इसमें कुछ शुरुआत से ही ऐसे डिफेक्ट रखे गए थे, ऐसी कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से अब ये क्या हो गया था, तानाशाही के अंडर आने लगा था धीरे धीरे, ठीक है, उसके प्रभाव में आने लगा था। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब उनमें से एक कारण क्या था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो भी था। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। तो मेजोरिटी पाना इसमें इम्पॉसिबल सा हो गया था, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वो नियम ही वैसा रखा गया था। अब क्या है, लीडिंग टू अ रूल बाय कोएलिशन। अब कोएलिशन क्या होता है, जहाँ पे एक नहीं 3-4 पार्टीज का जमगठा जब बनता है, वो मिलकर के जो काम करते हैं उसको कोएलिशन बोलते हैं। तो इस वजह से जो है, एक तो वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे कोएलिशन के बिना, ठीक है। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 भी एक डिफेक्ट के रूप में ही था वहां पे, व्हिच गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इंपोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। तो ये आर्टिकल क्या करता था कि प्रेसिडेंट को पावर देता था क्या करने की, इमरजेंसी लगाने की देश में। दूसरी तरफ से जो लोगों के नागरिक जो जो सिविल अधिकार थे, वो सारे भी खत्म कर सकता था वो किसी भी समय। और साथ में जो डिक्री थी, जो डिक्लेरेशन थी, उसके हिसाब से रूल करने की उसको पूरी परमिशन हुआ करती थी। यानी कि वो एक तरह से डिक्टेटर ही था। विद इन its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting on an average 239 days। लगभग कितने 20 अलग अलग कैबिनेट, यानी कि मिनिस्टर चेंज होते रहे 20 अलग अलग तरह से, कितने एक साल के भीतर भीतर 20 कैबिनेट बिठा दिए। एक कैबिनेट काम करता है लगभग हमारे देश में 5 साल तक। तो अब यहाँ पे इतना बदलाव आ रहा था तुरंत तुरंत की कोई स्टेबिलिटी थी ही नहीं, कोई संतुलन ही था नहीं। एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, मतलब बहुत ही लिबरल यूज हो रहा था आर्टिकल 48 का। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको जरूरत के समय में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहां पे बिना बात के ही इसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। यह द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड। इतना कुछ करने के बाद, कैबिनेट भी तुरंत तुरंत बदलने के बाद भी, कुछ भी जो क्राइसिस थे, जो जो आपातकाल की स्थिति थी, उसको वो बदल ही नहीं पा रहे थे। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम which seemed to offer no solution। अब ऐसे में लोगों को विश्वास खत्म हो रहा था, किसमें, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनका विश्वास खत्म हो रहा था, और उन्हें लग रहा था कि कोई भी हमें समाधान मिल ही नहीं सकता इससे। तो जो ऊपर हमने टर्म देखी थी प्रोलेटराइजेशन, ये उसका मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम आगे, क्या है, हिटलर्स राइज टू पावर। अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया, पीछे क्या क्या होता है वो सब पढ़ा हमने, उसके बाद हिटलर का राइज कैसे होता है। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। इतनी बुरी स्थिति में एक इंसान के अंदर इतना गुस्सा था कि जब वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की राजनीति, वहां का समाज बिल्कुल चरमरा चुका था, तो हिटलर को राइज मिला, उसकी पावर उस समय सामने आई। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म स्थान कहाँ है, ऑस्ट्रिया है। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। वो अपनी जवानी में काफी गरीब रहा था, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, ठीक है। जब पहला विश्व युद्ध होता है तो वो आर्मी में ज्वाइन कर देता है। कौन, हिटलर। किसे पता था कि एक सैनिक जो है कल को जाके पूरी दुनिया को इतने बुरे तरीके से
नचाएगा। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, वो मैसेंजर का कार्य करता था। कैसे कि मतलब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता था उस समय वो। बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल फॉर ब्रेवरी, और वो फिर धीरे धीरे वो क्या बन गया, सिपाही बन गया, और उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल भी मिले थे। ठीक है, काफी बहादुर और काफी शार्प इंसान था वो। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। देखो, जर्मन की जो हार थी उसके अंदर इसकी वजह से कितना बड़ा डर पैदा हो गया था, क्योंकि उन्हें उसने वो हालत, वो कंडीशन, वो बुराई, वो अपने देश की स्थिति देखी थी। और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज तो वो उसकी वजह से तो उसे उसके अंदर क्रोध और एक आग सी थी। इन 1919 he joined a small group called the German Workers Party। 1919 में उसने क्या किया, जर्मन एक ग्रुप था जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कर्स पार्टी थी, उसे ज्वाइन किया था। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party। और बाद में उसने इसके बाद क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसी पार्टी का तो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी। तो दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। यही पार्टी बाद में जाकर के नाजी पार्टी बनती है, किसकी, हिटलर की, जिसकी वजह से जो उसकी आइडियोलॉजी दुनिया में फैलती है। इन 1923 हिटलर प्लान्ड अ सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में हिटलर ने एक प्लान बनाया कि वो बवारिया को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, अपने अंदर ले आएगा, और वो बर्लिन की तरफ चल पड़ता है, जहां उसने पावर कैप्चर कर ली, अपने अंडर ले आया वो पावर को, क्योंकि वहां पे बेसिकली वाइमार रिपब्लिक तो काम कर ही नहीं रहा था। ही फेल्ड, वाज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन। वो फेल हो गया अपने इस मकसद में कि वो वहां जाके कब्जा कर लेगा, वो फेल हो गया, वहां पे उसको अरेस्ट कर दिया गया, और उसके बाद उसके ऊपर केस चलाया गया धोखाधड़ी के लिए, देशद्रोह का। एंड लेटर रिलीज, पर बाद में उसे क्या है, छोड़ दिया गया। नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द 19 अर्ली 1930s। अब नाजीज जो थे उनके पास ज्यादा सपोर्ट थी नहीं, 1930 तक कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था उनको। इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। ये ग्रेट डिप्रेशन, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन यूएसए में हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, तभी नाजिज्म का जो है उसको बढ़ावा मिला, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा रेडिकल थे, काफी ज्यादा उसको एकदम उग्र लोग थे कि हमें तुरंत करना जो भी करना है। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड, द बिजनेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशन। देखो, हमने देखा कि 1929 के बाद बैंक्स जो थे वो बर्बाद हो चुके थे, बिजनेसेस बंद हो चुकी थी लोगों की, और उसके बाद क्या था कि जो लोग थे, वर्कर्स थे, उनके काम उनसे छिन चुके थे, और साथ में क्या हुआ, मिडिल क्लास को अब क्या था, उस उनके मिडिल क्लास के लोगों को ये अभाव की स्थिति का डर सता रहा था कि कमी कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए चीजों को लेकर के। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर। तो ऐसी स्थिति में जो नाजी का जो जितना भी प्रचार प्रसार का तरीका था, उन्होंने उम्मीद की एक किरण दे दी लोगों को कि हो सकता है कि उनका जो फ्यूचर भविष्य जो है बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा ना होकर के थोड़ा बहुत तो अच्छा हो ही जाएगा। इन 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट इन द रेइchstag, द जर्मन पार्लियामेंट। 1928 में नाजी पार्टी को लगभग 2.6% ही वोट मिलते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। अब 1932 तक ये लगभग 37% वोट्स को पा चुकी थी। ठीक है, अब जो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, वो उनका मीनिंग ऐसे अलग से दिया गया, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये देखो, स्वास्तिक, स्वास्तिक का सिंबल जो था हिटलर का पहचान थी, हिटलर ने अपनी पहचान रखी थी। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल। हिटलर जो था बहुत ही ताकतवर स्पीकर था, उसका जो पैशन था, यानी कि उसका जो जज्बा था, और जिस जिस वजह से, क्योंकि वो खुद उस चीज को, तकलीफ को महसूस करता था, और वो चाहता था कि जर्मनी को इम्प्रूव किया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को क्या था, उसकी बातें काफी ज्यादा भाती थी, अच्छी लगती थी, अच्छा स्पीकर था वो। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने वादा किया कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। अनडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलीज ट्रीटीज एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। उसने वादा किया कि अगर वो ताकतवर बन जाता है, वो इलेक्ट होकर के आ जाता है, तो वो पूरी तरह से जितना भी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी, जिसने इतना अन्याय किया था और जर्मनी के लोगों को जितना ह्यूमिलेट किया था, बेइज्जत किया था, वो सारा मान सम्मान वो वापस लेकर के आएगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने वादा किया कि लोग जो काम ढूंढ रहे हैं उन्हें काम भी मिलेगा, एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और एक अच्छा जो है सिक्योर भविष्य जो है नौजवानों के लिए वो भी देगा। ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने ये भी वादा किया कि वो जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस थे, जितने बाहर के लोगों का जो प्रभाव था, और जितने भी बाहर के लोगों की कंस्पिरेसीज जर्मनी के अगेंस्ट थी, यानी कि जो भी उन्होंने आज तक जितनी भी चालें चली थी बाहर के लोगों ने जर्मनी के लिए, उन सबका वो समापन करेगा। हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नया ही पॉलिटिक्स का तरीका खोजा था। He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization.
उसे समझ में आ गया था कि जो रिचुअल्स है उनकी क्या महत्वता है, और जो बहुत बड़े लेवल पे मास मोबिलाइजेशन के लिए वो, और वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे। किसमें? मास मोबिलाइज, लोगों को धन संग्रहित कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है, ये सब वो बहुत अच्छे से समझता था। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, नाजीज ने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की, एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। ठीक है, अब उन्होंने क्या कि पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और वो प्रचार किसका करते थे? हिटलर का सपोर्ट करते थे, जिन्होंने क्या किया, जो एक सेंस ऑफ यूनिटी की स्थापना की लोगों के बीच में। The red banners with the swastik, the Nazi salute and ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power। देखो क्या करते थे, रेड बैनर होते थे जिसके ऊपर क्या होता था, बेसिकली उनका एक स्वास्तिक हुआ करता था। ठीक है, और उसने मतलब कुछ सिंबल होते हैं, कुछ हम जिनको पवित्र मानते हैं, जिनके साथ वो क्या करते थे, लोग अपने आप को जोड़ पाते थे, तो इस तरीके से उसने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीका अपनाया। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। अब जो नाजी का प्रोपेगेंडा था ना, इसकी वजह से हिटलर एक मसीहा के रूप में उभर के आया लोगों के सामने। अ सेवियर एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। वो एक सेवियर यानी कि रक्षक के रूप में जो लोगों को क्या करना चाह रहा था, उनकी डिस्ट्रेस से बचाने के लिए उनके बीच में आया था। ठीक है, इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल whose सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis। ये एक ऐसा समय था जब एक्चुअली लोगों को बहुत परेशानियां थी। ठीक है, और लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था बाहर निकलने का, तो उन्हें ये एक उम्मीद के रूप में और उनका मान सम्मान वापस मिलने की एक उम्मीद उसने उन्हें दिलाई थी। वो इतनी बुरी स्थिति में आया था सामने कि वो कोई भी रास्ता चुनने को तैयार थे उस समय लोग, क्योंकि उनकी स्थिति उतनी खराब हो चुकी थी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र का कैसे बर्बादी होती है, तबाही होती है, वो देखते हैं। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, टू हिटलर। जो हिंडनबर्ग वहाँ के प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? जर्मनी के। उस समय उन्होंने चांसलरशिप बोला किसको? हिटलर को, कि भाई तुम चांसलर बन जाओ, जो मिनिस्टर में सबसे ऊंचा पद था। तो बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। हैविंग कैप्चर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। देखो, अब इतना बड़ा पोजीशन उसे मिल चुका था, जिस वजह से जो थे कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव्स ही कहीं ना कहीं उनके फेवर में आ चुके थे, हिटलर के फेवर में। जब हिटलर के पास इतनी पावर आ गई थी, तो उसने डेमोक्रेटिक जो रूल्स थे उनको बदल दिया था। ठीक है, अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। तो एक मिस्टीरियस फायर हो जाती है, यानी आग लग जाती है पार्लियामेंट में, किसी को पता नहीं कैसे लगी। तो इसकी वजह से जो है हिटलर को एक और मौका मिल जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल गए होंगे वहाँ पे जो भी बने थे वो। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by Weimar Constitution। अब देखो, जो ये फायर लगी, आग लगी, इसमें डॉक्यूमेंट तो जल गए थे, तो जितने डॉक्यूमेंट थे जो लिखा गया था उसमें जो बताया गया था कि लोगों के जो राइट्स हैं, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम जो भी है, प्रेस असेंबली, ये सब थे, वो गारंटी जितना भी करता था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब समाप्त हो चुका था। Then he turned on its arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off in the newly established concentration camps। तो सबसे पहला काम क्या किया उसने, कि जो उसके एनिमीज थे, ठीक है, उनके जो जितने भी एनिमीज थे उनको क्या किया, फटाफट से उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप्स ऐसे होते थे जहाँ पे वो क्या करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और अलग अलग तरह की यातनाएं दिया करते थे लोगों को। और इस तरह से जो कम्युनिस्ट लोगों का जो रिप्रेशन था वो बहुत ही सिवियर था, बहुत ही बुरा था। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ Dusseldorf, a small city of half a million population, 1,440 were those of communists alone। तो मतलब उन्होंने पूरे पूरे जो कस्बे थे, शहर थे, वो ही नष्ट कर दिए थे, जो लोग उनके ओपोनेंट थे उनको खत्म कर करके। अब देखो कि they were however only one among the 52 types of victim persecuted by Nazi across the country। तो ये जो कम्युनिस्ट थे ना, जिनको उन्होंने मारा था, वो एक ही कम्युनिटी थी। हालांकि एक ही कम्युनिटी थी जिनको मारा, लगभग 52 तरह के, अलग तरह के जो उनके विक्टिम बने थे, जो उनके शिकार बने थे, जिनको नाजी लोगों ने क्या किया था, बुरे तरीके से मारा था, उनके साथ अत्याचार किए थे। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। 3 मार्च 1933 को क्या होता है, इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट ने डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का शुरुआत कर दी। कहाँ पे? जर्मनी में। तानाशाह कौन बनता है? हिटलर खुद बनता है। ठीक है, इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री।
तो इस वजह से जो ये एनेबलिंग एक्ट था, इसकी वजह से जो पार्लियामेंट जो है साइड पे हो जाती है, वहाँ के रूल जो है डिक्रीज होती, वो सब साइडलाइन हो जाता है। अब उसे हिटलर को पूरी तरह से अपने तरीके से शासन करना था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट। सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, वो सबको बैन कर दिया गया। किसके अलावा? नाजी पार्टी और उसके जो साथ वाले थे, जितने भी उसे समर्थन देते थे, वो सब। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब ये जो स्टेट हिटलर के अंडर आती है, उन्होंने अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, मीडिया पे कर लिया, आर्मी पे कर लिया, और पूरी वहाँ की जो न्याय प्रशासन की प्रणाली थी, वो सब अपने कंट्रोल में कर दी उन्होंने। ठीक है। स्पेशल सर्विलांस and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. अब स्पेशल जो सर्विलांस करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार किया गया, जो पूरी समाज को नाजी नाजी आइडियोलॉजी के तरीके से ही देखती और कंट्रोल करती थी। ठीक है। Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the Stone troopers, these included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, criminal police, and the security services (SD). It was the extra constitutional power of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. अब देखो, जो पहली अलग ग्रीन यूनिफॉर्म में पुलिस हुआ करती थी जर्मनी की, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई, जिसकी वजह से जो है जर्मनी में जो क्राइम, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो मिल गई किसको? जर्मनी के चांसलर, जिसका नाम क्या था? हिटलर था। ठीक है। अब पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड टू इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। अब गेस्टापो कौन थे? सीक्रेट स्टेट पुलिस होते थे, और लोगों को वहां पे क्या करते थे? वो टॉर्चर करते थे। टॉर्चर चैम्बर में वहां पे उनका वो टॉर्चर अलग अलग दिया करते थे उनको। राउंडेड अप एंड सेंट इन कंसंट्रेशन कैंप्स। अब वहां पे उनको इकट्ठा करते थे, उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप यानी यातना गृह में भेज दिया जाता था, यहाँ पे अलग अलग तरह से उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। या फिर वो मर्जी से डिपोर्ट कर देते थे, वहां पे भेज देते थे उनको, या तो फिर क्या होता था, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के उनको पकड़ के ले जाया करते थे, जिनको वो अपना दुश्मन मानते थे। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। तो पुलिस फोर्सेस ने पावर एक्वायर कैसी की थी? दंड मुक्ति का एक तरीका होता था, यानी कि जो पुलिस फोर्सेस थे उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता था, वो किसी भी तरह से दंड उनको दे देते थे, और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं होती थी कि भाई उन्होंने कुछ गलत किया अगर तो। रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से कैसे क्या रिकंस्ट्रक्शन? हिटलर असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक हजामर स्कैस Hallmarkschaft, who aimed at full production and full employment through a state funded work creation program. तो इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉलमार्क शाफ्ट को दे दी गई, जो क्या जिसका मकसद क्या था कि प्रोडक्शन करना है और इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना है अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार एंड वॉक्स वैगन। इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या हुआ? तो जो सुपर जर्मन हाईवे और लोगों की जो कार्स थे, है ना, कार बनी, और जिसको द वॉक्स वैगन जो थी वो बनती है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब देखो, इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। अब फॉरेन की पॉलिसी जो थी, दूसरे देशों के लिए जो पॉलिसी थी, वहाँ पे भी काफ़ी कामयाब रहता है। कौन? हिटलर। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। अब वो 1933 में लीग को छोड़ देता है। ठीक है। लीग के जितने भी कानून हैं उनको भी छोड़ देता है। री ऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। अब राइनलैंड किसके कब्जे में था? उन एलाइड पावर्स ने अपने कब्जे में करके रखा था, उसको उसने दोबारा हासिल कर लिया 1936 में। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया उसने कब? 1938 में, अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। उसने एक स्लोगन दिया जिसमें क्या कहता है? एक ही तरह के लोग, एक ही राजा और एक ही लीडर रहेगा, एक ही राज्य और एक ही लीडर रहेगा। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सेडेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया का जो नॉर्दर्न माउंटेनियस एरिया है वो भी उसने लिया, एंड गॉबल्ड अप द इंटायर कंट्री। और इसी तरह से उसने अपने पूरी जो कंट्री थी हड़प ली, अपने कब्जे में कर ली। In all of this, he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. इस सब काम में हिटलर की मदद कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वर्सलिस की जो ट्रीटी थी वो बहुत ही उसके लिए कठोर थी, गलत फैसले दिए गए थे जर्मनी के खिलाफ। These quick successes at home and abroad seemed
टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। तो इतनी उसको अपने देश में भी और देश के बाहर भी इतनी अच्छी कामयाबी मिल रही थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि देश की जो किस्मत है बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगा, सब गरीबी से ऊपर उठने की पूरी तरह से संभावनाएं बढ़ने लगी थी, लोगों के अंदर आशाएं बनने लगी थी। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पे हिटलर रुक नहीं जाता। Schacht had advised Hitler against investing hugely in re, rearmament as the state still ran on deficit financing. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. देखो, जो जो शाफ्ट था उसने हिटलर को कहा था कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं था हिटलर के लिए, क्योंकि जो कंट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली कमज़ोर थी, अभी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा भी था, और कैशियस पीपल जो थे, जो लोग कैशियस थे, वो भी वहाँ पे उन्हें परमिशन ही नहीं थी जर्मनी में रहने की। तो शाक्ट हैड टू लीव। अब जब कॉशियस लोगों को परमिशन नहीं थी तो वो भी कॉशियस लोगों में से एक था, जिस वजह से उसे देश छोड़ना पड़ा। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हिटलर ने जो आर्थिक जो क्राइसिस थे, जो आर्थिक परेशानियां आ रही थी, उससे लड़ने का एक तरीका चुना कि वो युद्ध करेगा। ठीक है, ये आप देखोगे जर्मनी, ये आपका फ्रांस, ये बेल्जियम, ये ऑस्ट्रिया, ये पोलैंड, ये लिथुआनिया, ये सारा मैप बहुत अच्छे से देखना है आपको, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सी जगह कहाँ कब छूटी थी और कब उसने अपने हाथ में ली थी। ठीक है, अब देखो, रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब वो वॉर को क्यों चुना था हिटलर ने? क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी रिसोर्सेज थे उनके पास वो सब वापस मिल जाए, उसकी अपनी जो टेरिटरी है वो बढ़ जाए, जिससे उसके इनकम आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सितंबर 1939 में जर्मनी ने हमला कर दिया पोलैंड के ऊपर। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। इससे क्या हो जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू हो जाता है, किसका? जर्मनी का। इन सितंबर 1940 1940 सितंबर में अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, इटली, जापान और जर्मनी एक साइड पे हो जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। तो ये क्या कर रहे थे, हिटलर जो इंटरनेशनल पावर का क्लेम करता था उसको और भी ताकत देने का काम कर रहे थे, इटली और जापान। पपेट रेजिम्स supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. तो बहुत सारे ऐसे जो उनकी कठपुतलियाँ थी अलग अलग एरियाज पे भेज दी गई थी, जिसकी नाजी जर्मनी की। और अब 1940 तक जो हिटलर की ताकत थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपनी पीक पे था उस समय शिखर पे पहुंच चुका था वो अपनी ताकत की। हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंक्वरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर का मकसद था कि वो पूर्वी यूरोप को जीते। ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। वो चाहता था कि जो लोगों को, जर्मन के लोगों को खाने की तंगी है वो खत्म हो जाए और रहने के लिए खूब सारी जगह मिल जाए उन्हें। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। और रशिया पे अटैक कर देता है वो, जब ये सोवियत यूनियन का नाम से जाना जाता था, 1941 में। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। तो सोवियत यूनियन पर हमला करना ही हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। उसने क्या कर दिया, ईस्ट की तरफ जैसे वो गया तो सोवियत यूनियन की खुद की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी ताकतवर थी और दूसरी तरफ से पीछे ब्रिटिश भी उसकी पीठ के पीछे उस हमला करने के लिए आ चुका था। अब दोनों ही फ्रंट पे वो फंस चुका था। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्रेड। तो जो सोवियत की आर्मी थी, जिसको रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से किसको, जर्मनी को हराया। कहाँ पे? स्टालिनग्रेड में, जगह का नाम है। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच्ड द हार्ट ऑफ बर्लिन। इसके बाद क्या होता है कि जब रेड आर्मी ने हरा दिया था अब जर्मनी के सोल्जर्स को, लेकिन जब वो मुड़ रहे थे, वापस भाग रहे थे, तो वो रेड आर्मी जो थी उनके पीछे दौड़ती हुई, उनका पीछा करती हुई बर्लिन तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो एस्टैब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। तो उसके बाद लगभग आधी शताब्दी तक जो था, सोवियत यूनियन की जो अपनी हेजेमनी थी ईस्टर्न यूरोप पे बनी रही, क्योंकि काफ़ी ताकतवर थे वो। मीनवाइल यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। उसी समय यूएसए वॉर में नहीं आना चाहता था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉस्ट। तो वो नहीं चाहता था कि दोबारा से ऐसा हो कि जिस तरह से पहले विश्व युद्ध में हुआ था, दोबारा से ऐसा कुछ हो। तो यूएसए काफ़ी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था युद्ध में आने से रोकने के लिए। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक यूएसए खुद को रोक नहीं पाया, या वो अलग नहीं रह पाया युद्ध से, क्योंकि जापान जो था ईस्ट में खुद को एक्सपैंड कर रहा था, बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। अब क्या किया था जापान ने भी काफ़ी ज़्यादा
हुड़दंग मचाया था उस समय, उन्होंने फ्रांस को कंट्रोल कर दिया, इंडो चाइना का बहुत सारा एरिया कंट्रोल में कर दिया, ठीक है। इंडो चाइना युद्ध किया था एंड प्लान कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि यूएसए के ऊपर अटैक करेगा नेवल बेस पे पैसिफिक ओशन में। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएसए बेस एट पर्ल हार्बर, जैसे ही जापान ने अपना सपोर्ट किसको दिया, हिटलर को दिया, और साथ में उन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंक दिया। यूएसए का एक बेस था पर्ल हार्बर, वहां पे द यूएसए एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसी समय यूएसए ने एंट्री ले ली द्वितीय विश्व युद्ध में। द वॉर एंडेड इन मई 1945 विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। तो वॉर का अंत कैसे होता है कि 1945 में हिटलर हार गया और यूएस ने एटम बॉम्ब फेंके थे हिरोशिमा जापान में, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने बॉम्ब फेंके थे। From this brief account of what happened in Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. देखो हमने पूरा पीछे का बैकग्राउंड पढ़ा, ठीक है, क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कैसे कैसे क्या क्या हुआ सब। उसके बाद हम हेलमेट की बात कर रहे थे जो शुरुआत में ही हमने की थी, उसकी कहानी के ऊपर हम वापस लौटते हैं। द नाजी वर्ल्ड व्यू, जो नाजी लोगों का वर्ल्ड व्यू था वो क्या था। अब देखो यहाँ The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. देखो जो कमिट करते थे ना वो क्राइम, जो जितने भी वो गुनाह करते थे वो लोग, तो वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस और बिलीफ का ही हिस्सा था। किसका? नाजिज्म का ही था हिस्सा, इस वजह से तो वो ऐसा करते थे। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियोलॉजी मतलब हिटलर का जो खुद का विचार था दुनिया के बारे में वो था। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। इस आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग बराबर थे नहीं, और रेशियली जो थे यानी कि उनको प्रजातियों के हिसाब से देखा जाने लगा, किस जाति को या कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, किस एरिया को वो बिलोंग करते हैं। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन आर्यन वर एट द टॉप। उनके विचार से यानी कि हिटलर के विचार से क्या था कि जिनकी आंखें नीली थी और जो नॉर्डिक यानी नॉर्थ जर्मन आर्यन थे वही सबसे ऊपर की रेस, सबसे बड़ी अच्छी वाली जो प्योर रेस है वही है। तो वाइल जूस वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, और जूस को सबसे नीचे माना जाता था, सबसे नीचे रेस के हिसाब से माना जाता था, इम्प्योर मानते थे उनको। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस। उन्हें कहा जाता था कि ये रेस ही नहीं है, ये खराब रेस है और सबसे बुरे दुश्मन किसके हैं? आर्यन के। यानी कि हिटलर खुद की रेस को क्या बोलता था? आर्यन की रेस, और ये जूस जो हैं आर्यन के दुश्मन है, ऐसा मानता था हिटलर। All that colored people were placed in between depending upon their external features. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. जो जितने भी लोग थे ना कलर्ड लोग, यानी कि ब्लैक होंगे, जिनका कलर ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता था, उन्हें उनके एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से ही रखा जाता था कि किसके क्या फीचर है, उसी हिसाब से उसको एक रैंक दी जाती थी। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। देखो हिटलर का जो रेसिज्म का ये कॉन्सेप्ट था ना वो कहाँ से समझा था उसने और कहाँ से उसने सीखा था? चार्ल्स डार्विन नाम का एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करके अपने तरीके से थ्योरीज दी थी। उनकी थ्योरीज को मानते हुए हिटलर ने ये सब शुरू किया था। डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट। अब डार्विन कौन था? नेचुरल साइंटिस्ट था, हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन कहता है कि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं ना उनका एवोल्यूशन और उनकी जो सिलेक्शन होती है नेचुरली होती है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कौन? डार्विन। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो कहा जाता है ना अक्सर हम ये शब्द यूज करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये किसने दिया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने ही दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। जो हर्बर्ट स्पेंसर की आइडियोलॉजी थी उसके हिसाब से वही लोग जीवित रह पाए, वही प्रजातियां जीवित रह पाई जो धरती पर आने वाले बदलावों के साथ अपने आप को रख पाई, जीवित सर्वाइव कर पाई। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि डार्विन का ये सोचना नहीं था कि इंसान की सिलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो जनरली बात कर रहा था कि क्या अगर आपको कहीं जीवित रहना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ आपको सर्वाइव करना आना चाहिए था। लेकिन हिटलर ने इसे अपने तरीके से लिया। However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered power. हालांकि उसके जो विचार थे नहीं वैसे, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल इस तरह से किए जो कुछ रेसिस्ट थे, जो मतलब रेसिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे, काले गोरे का भेदभाव फॉलो करते थे, और साथ में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन यानी कि ऐसे राजनेता जो अपनी जो राजनीति को जस्टिफाई करने के लिए यानी कि उसे सही साबित करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से इस्तेमाल करते थे। The Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones
वुड पेरिश। नाजीज का मानना ये था कि जो सबसे ताकतवर रेस होगी, प्रजाति होगी, वो ही जिएगी और कमजोर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। उनके हिसाब से आर्यन जो थे सबसे अच्छी रेस थी। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, और इसे अपनी जो प्योरिटी है उसे रिटेन करके रखना होगा। बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, उसे ताकतवर भी बनना पड़ेगा और पूरे विश्व को क्या है अपने कंट्रोल में भी करना पड़ेगा। द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबेंसराम। जो दूसरे एस्पेक्ट हिटलर की विचारधारा के थे वो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े थे, जिसमें एक था लेबेनारिज्म, जिसका मतलब था कि लिविंग स्पेस, रहने की जगह। ठीक है, नाउ हम देखते हैं he believed that new territories had to be acquired for settlement। उसका मानना था कि जो नई टेरिटरीज को है एक्वायर करना होगा कि रहने के लिए। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। इससे क्या होगा, हमारे देश का जो एरिया है वो भी बढ़ जाएगा, while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin। इससे क्या हो जाएगा कि लोग कहीं भी सेटल होने के काबिल हो जाएंगे और अपनी जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से हैं वो, वहाँ पे भी उनका लिंक बना रहेगा। इट वुड ऑल्सो एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। इस तरह से हमारे यहाँ के रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और जो हमारे देश की ताकत है वो भी बढ़ती जाएगी। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। हिटलर का जो इच्छा थी वो ये थी कि वो जर्मन बाउंड्रीज बढ़ाए ईस्टवर्ड की तरफ जाकर, ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ जाते हुए, और जोग्राफिकली सारे जर्मन जो है एक ही जगह पे हो जाएं, ऐसा उसका मानना था। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पोलैंड एक ऐसी जगह थी जिसको उसने अपना लेबोरेटरी मान लिया था कि एक्सपेरिमेंट करता था, अलग अलग विचार ला करके वो सब एक्सपेरिमेंट वहां पे करता था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब रेशियल स्टेट्स का कैसे एस्टेब्लिशमेंट होता है? वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। एक बार पावर में आने के बाद नाजी ने तुरंत से क्या अपने सपनों को साकार करने का शुरुआत कर दी। उन्होंने रेशियल कम्युनिटीज को छांटना शुरू कर दिया। इसमें से उन्होंने कहा कि प्योर जर्मन कौन है, जिसमें फिजिकली जो एलिमिनेट करना शुरू किया था उन्होंने, किसको, जिनकी इच्छा नहीं थी, जो जरूरी नहीं थे, अनडिजायरेबल थे, जिनकी जरूरत नहीं थी, उनको एलिमिनेट करना, निकालना शुरू कर दिया था। करते क्या थे वो आगे पढ़ेंगे। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। नाजी क्या चाहते थे, एक ऐसा समाज हो जहाँ पे प्योर और बहुत स्वस्थ जो नॉर्डिक आर्यन हैं, यानी जर्मन नाजी लोग हैं, वो ही रहे। दे लोन वर कंसिडर डिजायरेबल। उन्हीं को माना जाता था कि वो ही जरूरी है। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। अब उन्हीं को वो मानते थे कि इन्हीं लोगों को क्या होना चाहिए, इन्हीं की तरक्की होनी चाहिए और यही बढ़ने चाहिए, जो अनडिजायरेबल हैं उनको तो रहना ही नहीं है, उनको जीवित भी नहीं रहना है। दिस मींट दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये था कि जो लोगों को अनडिजायरेबल मानता था या इम्प्योर मानता था, जर्मन नहीं मानता था, एबनॉर्मल थे, उन्हें जीने का हक भी नहीं था। अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम, यूथेनेशिया होता है कि अपनी इच्छा मृत्यु, उस प्रोग्राम के अंडर क्या किया, हेल्मट्स फादर अलोंग विद अदर नाजी ऑफिशियल हैड कंडेम्ड टू डेथ मेनी जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। तो इसी प्रोग्राम के अंदर जो हेलमट के पिता थे ना, और बहुत सारे नाजी जो ऑफिशियल थे, कंडेम करते हैं किसको, बहुत सारे जर्मन्स को जो मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। अब जो हेलमट के फादर थे वो हिटलर के साथ थे, ठीक है। हिटलर की बात को मानते हुए जर्मन में जो फिट लोग नहीं थे उनको मारना उन्होंने शुरू किया था। Jews were not the only community classified as undesirable। सिर्फ Jews ही ऐसे नहीं थे जिनको वो undesirable मानते थे, बल्कि there were others, दूसरे थे, many gypsies या gypsies जो भी आप कहें, and black living in Nazi Germany were considered as racial inferior who threatened the biological purity of the superior Aryan race। इन लोगों को वो मानते थे जो काले लोग थे या जितने भी जर्मनी में नाजी जो जो आर्यंस के अलावा जितने भी रेसेस थे वो सुपीरियर नहीं माने जाते थे, यानी इन्फीरियर माने जाते थे। और वो कहते थे कि जो प्योरिटी है देश की, अगर वो मिल जाएंगे लोग, जिप्सीज या ज्यूज मिल जाते हैं, तो इससे हमारी प्योरिटी खराब हो सकती है। दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन। जो रशिया के लोग थे और जो पोलैंड के लोग थे उनको भी क्या अमानवीय माना जाता था, एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। और माना जाता था कि ये लोगों को भी कोई भी इंसानियत इनके लिए दिखाना जरूरी नहीं है। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, जब जर्मनी ने पोलैंड को और रशिया को कब्जा अपने यानी कब्जा कर लिया, तो कैप्चर्ड सिविलियन वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। जितने भी सिविलियन को उन्होंने अपने अंडर किया था ना उस समय, तो वो सबको गुलाम बना के उनसे काम करवाया जाता था। मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। बहुत सारे लोग तो मेहनत और भूखमरी की वजह से ही मर गए थे।
ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफरर इन नाजी जर्मनी। ज्यूज जो थे वो सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से प्रभावित हुए थे नाजी जर्मनी में। नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज हैड अ प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। जो ज्यूज थे वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे नाजी जर्मनी की वजह से। नाजी हेट्रेड ज्यूज के लिए जो था, जितना भी नफरत था, और ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी ज्यूज के लिए थी, वो सब चरम पे पहुंच चुकी थी, यानी कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होना शुरू हो गया था। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजरर्स। और उन्हें कहा था, उनके लिए ऐसे मिथिकल विश्वास बनाए गए थे, यानी कि एक अपना ही विचारधारा तैयार करके रखी गई थी कि भाई ये लोग क्या है, एक तो क्राइस्ट के मर्डरर हैं, उनको मारा था, और दूसरा ये कौन है, सूदखोर है, यानी कि बहुत सारा सूद लिया करते थे, ये ब्याज लिया करते थे लोगों से पैसा देने के बाद। अनटिल मेडिवल टाइम ज्यूज वर बार्ड फॉर फ्रॉम ओनिंग लैंड। मेडिवल टाइम तक आने तक जो ज्यूज थे उन्हें जमीन नहीं दी जाती थी, रख नहीं सकते थे वो। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। तो उनका जीवन चलता कैसे था, वो या तो व्यापार करते थे या फिर क्या करते थे, जो लोगों को उधार देते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज। तो वो जो लोग रहते भी अलग एरियाज में थे, जिनको क्या बोलते थे, गेटोज बोलते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। अक्सर उनको मारा जाता था, उनके खिलाफ जो है हिंसा की जाती थी, और उन्हें देश से भी निकाल दिया जाता था, उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वाज बेस्ड ऑन सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। हालांकि जो हिटलर का जो नफरत था ज्यूज के लिए, ये एक अपनी ही ख्याली जो साइंस होती है ना, मतलब उस तरह की साइंस की थ्योरी जो रेस के लिए दी गई थी, वो को उनको मान करके ये चलता था। विच लेट दैट कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन टू द ज्यूज प्रॉब्लम। तो ये जो थ्योरी थी ना उसकी, उसका ये मानना था कि अगर आप कन्वर्ट भी कर देते हो ज्यूज को, तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ये भी कोई समाधान नहीं है परेशानी का। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करना है, उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, यानी कि समाप्त ही कर दो उनका। यहाँ पे देखो ना, गिप्सी लिखा हुआ है। गिप्सी क्या था, ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज गिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी। सिंथी एंड रोमा वर टू सच कम्युनिटीज। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज के नाम दिए हैं। अब ये नाम, ये अलग वर्ड्स दिए हैं, पढ़ना जरूरी है, बुक से जरूर पढ़ना इन्हें। ठीक है। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजी टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। 1933 से 1938 के दौरान में नाजी लोगों ने बुरे तरीके से डराया था किसको, ज्यूज को, और उन्हें बहुत बुरे तरीके से गरीबी रेखा से नीचे ले गए थे, उन्हें अलग कर दिया था समाज से, ताकि वो देश को छोड़ दें। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 45 एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। तो अगले जो फेज था 1939 से 45 तक का, उसमें उन्हें अलग जगहों पे रखा गया, जहाँ पे उन्हें पोलैंड में लेकर चैम्बर्स में मार दिया जाता था। द रेशियल यूटोपिया, जो रेशियल यूटोपिया है उसके बारे में हम जानते हैं। अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स, racial ideals, genocides, and war became two sides of the same coin. Occupied Poland was divided up. Much of the northwestern Poland was annexed. The Germany Pole were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic German brought in from occupied Europe. Poles were then herded like cattle in the other parts called the general government and the destination of all undesirable of the empire. अब देखो, वॉर की स्थिति के दौरान ही नाजी लोगों ने ज्यादातर क्या किया था, बहुत बुरे तरीके से रेशियल मर्डर्स किए थे। ठीक है, लोगों का यानी नरसंहार किया था वहां पे। पोलैंड के जितने भी लोग, पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ और वेस्ट का जो पोलैंड जो था एनेक्स कर दिया गया था कहाँ पे, जर्मनी में। और जितने भी पोल लोग थे, पोलैंड के निवासी थे, उन्हें अपने घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, अपनी जमीनें छोड़ने पे मजबूर कर दिया, जो किसके लिए काम आएंगी, जर्मन लोगों के लिए काम आएंगी, ताकि वो वहां पे रहें। और उनको ऐसे जैसे जो पोलैंड के जो जितने भी लोग थे, उनको जानवरों की तरह रखा जाने लगा। और जहाँ रखते थे उसको बोलते थे जनरल गवर्नमेंट का एरिया, जहाँ वो किसकी डेस्टिनेशन, किसकी मंजिल थी, अनडिजायरेबल लोग जो थे एम्पायर के। मेंबर्स ऑफ पुलिस इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. जो पॉलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे ना, उन्हें मर्डर कर दिया गया था। और जो जितने भी लोग उन्हें हाथ में आते थे, उनको मतलब वो जीवित नहीं छोड़ते थे, उनके साथ जिस तरह से भी हो सके अन्याय और अत्याचार करने पे वो तुले हुए थे। पॉलिश चिल्ड्रन वर who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. जो पोलिश बच्चे थे, पोलैंड के जितने भी बच्चे थे जो आर्यन की तरह दिखते थे,
उन्हें उनकी माओ से छीन करके रेस एक्सपर्ट के पास ले जाया जाता था। फिर क्या कहते थे, इफ दे पास द रेस टेस्ट, अगर उनका रेस टेस्ट पास हो जाता था, दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज, और जर्मन परिवारों में उनका उनका पालन पोषण हुआ करता था। एंड इफ दे वर डिपॉजिटेड इन नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर पोस्ट मोस्ट पैरिश्ड, और अगर वो जर्मन प्योरिटी का टेस्ट पास नहीं कर पाते थे तो फिर उन्हें कहाँ रखते थे, अनाथालय में रख देते थे, जहाँ पे अक्सर वो मर जाया करते थे, यानी कि ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी वहाँ पे। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट ghettos and gas chamber, the general government also served as a killing field for the Jews। जनरल गवर्नमेंट क्या होता था, किलिंग फील्ड होते थे, यहाँ पे ज्यूज को मारा जाता था, गैस उन पे पॉइजनस फेंक करके इस तरह से उन्हें मारा जाता था। दिस इज वन ऑफ द फ्राइट कार्स यूज टू डिपोर्ट ज्यूज टू द डेथ चैम्बर्स। देखो कैसा होता था, मतलब कितना भयंकर है ये लोगों को मारना, और ये स्टेप्स टू डेथ मारते कैसे थे वो। एक्सक्लूजन 1933 टू 39 कैसे, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, ये कहना था जर्मन लोगों का, बाकी जितने भी नॉन जर्मन थे उनके लिए। न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 क्या कहते हैं ये, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन enjoying द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। तो उनका मानना था कि सिर्फ जर्मनी लोग जो प्योर ब्लड के हैं वो ही जर्मन एम्पायर में रहेंगे। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन, अब जू और जर्मन लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे, मना हो गया था। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम, अगर किसी के शादी के बाद जू या जर्मन के आपस में संबंध रहे तो वो एक गुनाह था, क्राइम था। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, अब ज्यूज को देश का झंडा फहराना भी मना था, वो नहीं फहरा सकते थे। अब अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, दूसरे क्या थे, बाइकआउट ऑफ जूइश बिजनेस, अब जूस का जितना भी बिजनेस था उसको बाइकआउट कर दिया गया। तो एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज से उनको निकाल दिया गया। फोर्स्ड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जबरदस्ती उनसे या तो बिकवाई जाती थी प्रॉपर्टीज या छीन ली जाती थी। बिसाइड जूइश प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज्ड एंड लूटेड, या जूइश प्रॉपर्टीज को या तो लूट लिया करते थे या तो उनको बर्बाद कर देते थे, तोड़ फोड़ कर देते थे। हाउसेज अटैक्ड, सिनेगॉग्स burned and men arrested in a pogrom in November 1938 remembered as the night of broken glass। तो सिनेगॉग्स जलाए जाते थे, यानी जहाँ पे जूस लोग वर्शिप करते थे ना, वहाँ पे उन्हें क्या करते थे, वो उनके जो जितने भी पवित्र स्थान थे वो जला दिए गए थे। तो ऐसा था कि कुछ इतने इतने बुरे बुरे हादसे रहे कि जिसकी वजह से क्या हो गया, अब जूस का जो है धीरे धीरे जो है एलिमिनेशन बढ़ता ही गया। तो अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, जो पोस्ट जैसे नॉट नॉडिसीबैड नॉट नॉडेरनी जर्डनर, चलो इसको छोड़ो। नीचे देखो आप लिखा है गेटोइजेशन होता क्या है, ये 1940 से 44 तक रहा ये। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, इसमें कहना ये था कि तुम हमारे बीच में रह नहीं सकते। तो फ्रॉम सितंबर 1941 ऑल ज्यूज हैड टू वेयर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट्स। 1941 सितंबर के बाद ज्यूज को क्या पहनना पड़ता था, पीले रंग का सितारा पहनना पड़ता था उनकी छाती पे, ठीक है। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेस, ये पहचान पत्र जो था उनके सभी कागजों पे लगा दिया जाता था और घरों पे भी। दे वर केप्ट इन जूइश हाउसेस इन जर्मनी, जूस के जितने भी हाउसेस होते थे जर्मनी में वहाँ रखे जाते थे वो। एंड इन गेथोस लाइक लॉर्ड्स एंड वॉर्साउ इन द ईस्ट, या गेथोस में, गेथोस क्या होते हैं, जहाँ पे अक्सर ज्यूज की जो कॉलोनीज थी वो गेथोस कहलाती थी, जो लॉर्ड्स या फिर वॉर्साव में थी ईस्ट वाले पोर्शन में। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी, और ये जो जगह थी ना ये बन गई थी बहुत कष्टदायक और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की। ज्यूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ गेथो, जब भी उन्हें गेथो में डाला जाता था उससे पहले उन्हें सारी अपनी प्रॉपर्टी सब पैसा अपना देना पड़ता था उसको। सून द गेथोस वर ब्रिमिंग विद हंगर, बहुत जल्द जो है भूखमरी की शुरुआत शुरू हो जाती है। कहाँ पे, गेटोज में। स्टारवेशन एंड डिजीज ड्यू टू द डेप्रिवेशन एंड पुअर हाइजीन, तो भूखमरी साथ में बहुत सारी बीमारियां क्योंकि वहाँ पे हाइजीन का ध्यान नहीं रखते थे, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे। एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स, यू हैव नो राइट टू लिव, ये मतलब एक्चुअली कहा जाता था। देखो ना क्या करते थे वो लोग इन लोगों के साथ, मतलब एक बिल्कुल जानवर वाली हरकतें हैं ना ये पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर के बाहर जो है ये ढेर होते थे, मतलब गैस की चैम्बर में अंदर डालने से पहले उनसे कपड़े भी ले लिए, निकाल लिए, फिर जाके उनको वहां पे जाके मार डाला, ठीक है। तो इस तरह से किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप, जब भी कभी बचने की कोशिश करते थे तो इस तरह से तारों के बीच में मारते थे उनको, मतलब ये सब देखी हुई चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल है, बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता था उनको। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by good trains। तो अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके उनको क्या करते थे, ट्रेन से ला करके वहां पे रखते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखते थे, ठीक है। ये देखो बना के ऐसे ऐसा लगता है रहने की जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ मौत का तांडव होता था। इन पोलैंड एंड elsewhere in the east, most probably Balzac
ऑशविट्ज, सोबिबोर, त्रेबलिंका, Kalmano and Mazdanik वर चार्ड इन गैस चैम्बर, और वहां पे क्या करते थे, उनको जला देते थे गैस चैम्बर्स में डाल करके। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन, मतलब बिना किसी गलती के मास किलिंग 1 मिनट में हो जाती थी, तुरंत से उनको मार दिया जाता था। ये देखो, ये जूते, कितने लोग होंगे जिनके जूते बाहर निकलवाए हैं मारने से पहले। मतलब क्राइम की एक लिमिट होती है, इंसान सपने में भी डर जाए, तो कितना ही खराब था वो। तो कंसंट्रेशन कैंप, देखो ये कंसंट्रेशन कैंप है। तो देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोगों के साथ मौत का तांडव होता था बल्कि। यूथ इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी में यूथ का क्या सिचुएशन था? हिटलर वॉज फैनेटिकली interested in the youth of country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. तो हिटलर ने बहुत दिलचस्पी दिखाई थी किसमें, अपने जो नौजवान देश के थे उनमें। उनको लगता था कि जो स्ट्रांग स्ट्रांग नाजी सोसाइटी बनाना है ना, उस वो ऐसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि लोगों के जो जितने भी बच्चे हैं उनको नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाए, जो भी विचारधारा है। देखो, एक बच्चा क्या है, एक मासूम जीव है, जिसको आप जिस भी दुनिया में लेके जाओगे वो उसका अपनी उसे अपना लेगा। तो वो इस चीज को समझता था हिटलर, इसलिए उसने बचपन में बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था। वो घर के अंदर भी उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, और स्कूल में भी क्या था, वो कंट्रोल रखना चाहता था। व्हाट हैपेंड इन द स्कूल्स अंडर नाजिज्म, स्कूल्स में होता क्या था नाजिज्म के अंदर? ऑल स्कूल्स वर क्लेंस्ड एंड प्योरीफाइड, सभी स्कूल्स को क्लेंस किया गया, प्योरीफाई किया गया। इसका मतलब क्या था? दिस मीन दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पोलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड, जितने भी टीचर ज्यू हुआ करते थे उन्हें डिसमिस कर दिया गया, या फिर जो दूसरे थे ना आर्यन नहीं थे उन सबको डिसमिस कर दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, और बच्चों को अलग कर दिया गया। जर्मन एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर, ज्यू और जर्मन लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे और प्ले टुगेदर, या खेल भी नहीं सकते थे वो इकट्ठे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन ज्यूज एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, और बाद में क्या किया गया, जो अनडिजायरेबल यानी कि जो जरूरी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को गैर जरूरी मान सकता है, लेकिन फिर भी चलो जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है। ज्यूज एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब जो ज्यूज थे या फिर जो हैंडीकैप हुआ करते थे, चाहे वो आर्यन ही हो, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया धीरे धीरे। एंड फाइनली 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, और उन बच्चों को फिर क्या किया गया, गैस चैम्बर्स में लेके गए, जहाँ पे क्या करते थे, अक्सर वो उनको मार डाला करते थे। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अच्छे जो बच्चे होते थे ना जर्मन, उनको नाजी स्कूल्स में डालना शुरू कर दिया गया। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, एक लंबा समय होता था जहाँ पे विचारधारा की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, किताबों को दोबारा लिखा गया। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया फ्रेज, वो जो ये इतना बुरा हॉलोकॉस्ट करता, यानी कि बहुत जो नरसंहार उस आदमी ने किया, उसको कैसे लोगों के सामने सही साबित करना है, उसके लिए उसने रेस का जो साइंस था वो भी स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया था, कि बच्चों को लगे कि ये नॉर्मल चीज़ है और ये होना चाहिए। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ क्लासेस, मैथ की क्लास में भी जो स्टीरियोटाइप थे, जो पुराने विचार थे ज्यूज के लेकर के, वो पढ़ाए जाते थे। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर, बच्चों को क्या सिखाया जाता था कि वो ईमानदार रहें और झुक के रहें, और जो ज्यूज हैं उनके साथ नफरत करें, साथ में हिटलर की पूजा की जाए, ऐसी उनकी शिक्षा होती थी। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन, और वहाँ पे खिलाया भी क्या जाता था बच्चों को, उनको हिंसा सिखाई जाती थी, क्रोध, गुस्सा, एकदम वो सब चीजें सिखाई जाती थी बच्चों को। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग वुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टर, हिटलर का विश्वास था कि बॉक्सिंग से जो लोग बच्चे हैं वो क्या है, काफी मजबूत दिल के हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन बन जाएंगे, यानी कि उनकी काफी मजबूत बॉडी बन जाएगी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, तो जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी जिम्मेदारी क्या थी, जर्मन जो यूथ था उसमें नेशनल और सोशलिज्म की भावना भरना। 10 years ओल्ड हैड टू एंटर जंग वॉक, जो 10 साल का बच्चा होता था ना, उसे जंग वॉक में जाना पड़ता था, यानी कि एट 14 ऑल बॉयज हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ, वेयर दे लर्नड टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज एज अनडिजायरेबल। जंग वॉक क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता था कि जो कम्युनिस्ट हैं वो खराब हैं, जिप्सीज खराब हैं, जितने भी दूसरे ज्यूज हैं वो सब, उनके साथ नफरत करनी है, ठीक है, और गुस्सा, क्रोध, नफरत, ये सब सिखाया जाता था। आफ्टर पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस, इतनी जब एकदम से कठिन उनकी जो ट्रेनिंग होती थी विचारों की और फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद उन्हें लेबर सर्विस में डाल दिया जाता था। यूजुअली एट द एज ऑफ 18, लगभग 18 की उम्र में ऐसा किया जाता था। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में भी सेवा देनी पड़ती थी और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना पड़ता था।
और द यूथ लीग ऑफ नाजी वाज फाउंडेड इन 1922। जो यूथ लीग नाजीज की थी वो 1922 में फाउंड की गई। 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। तो 4 साल बाद इसका नया नाम दिया गया जो था हिटलर यूथ। ठीक है, टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल। क्या करने के लिए? यूथ मूवमेंट को यूनिफाई करने के लिए नाजी कंट्रोल में। ठीक है, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमैटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बंद कर दिया गया था। जो नाजी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते थे वो सब बैन हो गई थी देश में। ठीक है, अब ये सोर्सेज जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पीछे भी थे, यहाँ देख लेते हैं हम। ऑल बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 वर through a preliminary training in Nazi ideology. At the end of training, they had to take the following oath of loyalty to Hitler. जब बच्चों की ट्रेनिंग होती थी ना, फिर उन्हें उनसे कसम दिलाई जाती थी, उन्हें ओथ दिलाते थे। उनसे क्या दिलाते थे? इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट आर फहरर। तो एक लाल रंग का जो बैनर होता था, झंडा होता था उनका, उसके सामने वो कहते थे कि जो हमारे किंग हैं फहरर यानी कि हिटलर मान लो, आई स्वेयर टू डिवोट ऑल माई एनर्जीज एंड माई स्ट्रेंथ टू द सेवियर ऑफ आवर कंट्री। तो वो कसम खाते थे कि मैं जितना मैं अपने देश की रक्षा के लिए कार्य करूंगा। एडोल्फ हिटलर, आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अप माई लाइफ फॉर हिम, सो हेल्प मी गॉड। तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मैं हिटलर के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, तो भगवान जी इसमें मेरी सहायता करना। रॉबर्ट ले, ये सोर्स है, हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट सेड। अब वो क्या कहता है? वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old। हम शुरू कब करते हैं? जब 3 साल का बच्चा होता है। एज सुन एज ही इवन स्टार्ट्स टू थिंक, उतनी उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी वो शुरू करता है सोचना, क्योंकि सोच में ही उसको वो डाल दो। ही इज गिवन अ लिटिल फ्लैग टू वेव, उसे छोटा सा एक झंडा दिया जाता है जिसे वो लहराएगा। ठीक है, देन कम स्कूल, और फिर स्कूल आता है। द हिटलर यूथ मिलिट्री सर्विसेज, फिर वो हिटलर के यूथ कैंप्स में जाता था, फिर मिलिट्री सर्विसेज करता था। बट व्हेन ऑल दिस इज ओवर वी डू नॉट लेट गो ऑफ एनी वन। लेकिन ये सब होने के बाद भी हम किसी को जाने नहीं देते। द लेबर फ्रंट टेक्स होल्ड ऑफ देम एंड कीप्स होल्ड अंटिल दे गो टू द ग्रेव। और लेबर फ्रंट के कंट्रोल में रहते थे वो तब तक जब तक ना उनकी डेथ हो जाए, वेदर दे लाइक इट और नॉट, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड, ये देखो, ये उसकी इच्छा वाले बच्चे थे जिन्हें वो बढ़ते हुए देखना चाहता था, खूब सारे हों। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब नाजीज ने एक मदरहुड के लिए क्या करा था? चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। उन्हें बताया जाता था कि औरतें जो आदमियों से हैं अलग होती थी। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। उन्हें ये समझाया जाता था कि आदमी और औरत को जो बराबरी का दर्जा देने के लिए इसमें संघर्ष हो रहा है ये गलत है, और इससे समाज जो है क्या है, नष्ट हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। वाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, लड़कों को एकदम गुस्सैल बनाना सिखाया जाता था, मस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड, और एकदम जो है बहुत ही मजबूत दिल का बनाया जाता था। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। लड़कियों को सिखाया जाता था कि तुम्हें बहुत अच्छी माएँ बनना है और प्योर ब्लड आर्यन जो बच्चे हैं उन्हें पैदा करना है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, लड़कियों का काम है कि वो रेस की प्योरिटी को बनाए रखें। और डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, ज्यूज से उन्हें दूर रहना है। लुक आफ्टर द होम, घर का देखभाल करना है। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, और नाजी के जो वैल्यूज थी वो अपने बच्चों को सिखाएं। दे हैड टू बी द बेयर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, उन्हें क्या करना है? आर्यन कल्चर और रेस को बनाए रखना है। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। मेरे स्टेट में माँ जो है सबसे जरूरी नागरिक है। बट द नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी सभी माओं को एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, ऐसी औरतें जिनके बच्चे जो है अनडिजायरेबल होते थे, यानी कि ज्यूज हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, तो ऐसी औरतों को क्या सजा दी जाती थी उन्हें। हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, लेकिन जिन औरतों ने रेशियली यानी आर्यन प्योर आर्यन को जन्म दे दिया वो लोगों को इनाम दिए जाते थे। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर आल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स ऑन थिएटर एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। और उन्हें बहुत सारी और भी सुविधाएं दी जाती थी, जैसे हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए उन्हें, और शॉप्स में कंसेशन सस्ता सामान मिले उन्हें, और टिकट्स अच्छी टिकट्स थिएटर टिकट्स उनको मिल जाती थी अच्छे प्राइजेस पे, और रेलवे के किराए जो थे उनके काफ़ी ज़्यादा कंसेशन में रहते थे। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, औरतों को बहुत सारे बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, तो उन्हें सम्मान के लिए क्रॉस दिए जाते थे। ठीक है, अ ब्रोंज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, अगर एक औरत 4 बच्चे पैदा करती थी तो उसे ब्रोंज क्रॉस दिया जाता था। दूसरा क्या है? सिल्वर फॉर 6, अगर 6 बच्चे हैं उसके 6 बेटे तो वो
सिल्वर मिलेगा उसे, एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर, 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे जिस औरत के होंगे उसे गोल्ड का क्रॉस दिया जाता था। ऑल आर्यन women who deviated from the prescribed code of the conduct were publicly condemned and severely punished। अगर आर्यन औरतें अपने रास्ते से भटक जाती या कुछ भी गलती करती तो उन्हें पूरे समाज के सामने बहिष्कृत किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था और बुरी तरह से उनको सजा दी जाती थी। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russian were paraded through the town with shaved heads। अगर कोई औरत किसी ज्यू के साथ संबंध रखती है या किसी पोलैंड वाले के साथ, रशियन के साथ, तो उसे पूरे सबके सामने परेड कराया जाता था पूरे कस्बे में, और उसके सिर को क्या करते थे, उसके सिर के बाल काट लिए जाते थे, शेव कर दी जाती थी। ब्लैक एंड फेस और मुंह पे कालिक पोत के, एंड प्लेकार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंसिंग आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ माई नेशन। तो उनके गले में तख्ती बांधी जाती थी जिसपे क्या लिखा होता था कि मैंने अपने देश का जो सम्मान है उसको बेइज्जत करने की कोशिश की है, उसे नीचा दिखाया, मैला किया है। Many received jail sentence and lost civic honor as well as their husband and families for this criminal offense। बहुत सारियों को क्या होता था, जेल हो जाती थी और उनके जो सामाजिक अधिकार थे वो भी उनसे छीन लिए जाते थे, उनके परिवार छीन लिए जाते थे। उनको माना जाता था कि उन्होंने क्या किया है, क्राइम किया है, यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर